हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम 11th फिजिक्स में न्यूटन की गति विषयक नियम को देख रहे हैं, जिसमें हमने बल को देख लिया है, बल की संकल्पना को देखा है, जड़त्व को देखा है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम एवं न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम को देखा है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में हमने बताया था कि वस्तु की अवस्था में या कह लें वस्तु की गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई नेट परिणामी बल नहीं लगता है। स्टेटमेंट के रूप में हमने कहा है आपसे कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में होगी और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में होगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो मित्रों, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में हमने देखा था कि यदि वस्तु पर आरोपित बल F 0 होगा तो वस्तु का प्रारंभिक वेग अगर शून्य है, u = 0 है, तो अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य होगा। और यहां से वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन भी शून्य होगा। और वेग परिवर्तन अगर शून्य है तो ये त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये तब जब वस्तु पर कोई वाह्य नेट परिणामी बल नहीं लगता है तो वस्तु u = 0 का मतलब विराम अवस्था में है, तो v = 0 विराम अवस्था में ही रहेगी, यानी वेग परिवर्तन नहीं होगा, यानी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। फिर पहले नियम का एक और पार्ट है, यदि नेट परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु का यदि प्रारंभिक वेग u है तो अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा? u ही रहेगा, यानी फिर वेग परिवर्तन v - u = क्या होगा? 0 होगा। और फिर त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है कि यदि किसी वस्तु पर नेट परिणामी बल न लगाया जाए, यानी नेट परिणामी बल F = 0 हो, तो वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। उसी का दूसरा पार्ट है कि यदि वस्तु पर नेट परिणामी बल न लगाया जाए तो वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो उसी वेग से गति करती रहेगी, यानी वेग परिवर्तन नहीं होगा, यानी फिर त्वरण नहीं होगा। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में यदि बल आरोपित न किया जाए F = 0 तो क्या होगा? त्वरण क्या हो जाएगा? 0 होगा। और यदि बल लगाया जाए तो क्या होगा? इंप्लाइज है त्वरण होगा। यदि आरोपित बल F = 0 ना हो, F = कुछ हो, तो त्वरण = भी 0 नहीं होगा, यानी त्वरण कुछ होगा। तो कुल मिलाकर के यदि वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और वस्तु पर आरोपित बल के कारण कितना त्वरण उत्पन्न होता है वो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है। वो कहता है कि जो हम बल लगाए उस बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो त्वरण का मान निकाल सकते हैं यदि आरोपित बल का मान मालूम हो और उस वस्तु का द्रव्यमान मालूम है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाता है? F/n। तो पहले नियम में बताया जाता है कि बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, और दूसरे नियम में बताया जाता है कि कितना बल लगाएंगे तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इन्हीं तथ्यों से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है। उसमें यह बताने का प्रयास हम करेंगे कि यदि वस्तु पर आरोपित बल के कारण वेग में परिवर्तन होता है, यदि वस्तु पर आरोपित बल के कारण वेग में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि संवेग जो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है उसमें भी परिवर्तन होगा। यानी कह लें कि यदि वस्तु पर आरोपित बल है तो वेग परिवर्तन है, और वेग परिवर्तन है तो संवेग परिवर्तन है। संवेग परिवर्तन है, वस्तु पर आरोपित बल है तो वेग परिवर्तन है, और वेग परिवर्तन है तो संवेग परिवर्तन है।
और यहीं से संवेग परिवर्तन का दर भी है, संवेग परिवर्तन का समय दर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो संवेग परिवर्तन के समय दर और बल में क्या संबंध होता है उसी से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं कि वस्तु पर आरोपित बल एवं संवेग परिवर्तन के दर में संबंध। क्या लिखेंगे कि यदि यम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर T समय पश्चात उसका वेग U से V हो जाता है और इस वेग परिवर्तन के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण A है। तो यानी किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा और T समय पश्चात उसका वेग U से V हो जा रहा और इस वेग परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न ये हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम वस्तु का प्रारंभिक संवेग को हम बता चुके हैं, P से लिखते हैं और उसका मान होता है द्रव्यमान गुणित वेग का गुणनफल। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो गया P1 = m इंटू V और V की जगह आप लिखेंगे m इंटू U प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभिक संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित प्रारंभिक वेग। ये U क्या है? प्रारंभिक वेग है। और वस्तु का अंतिम संवेग P2 = हो जाता है m इंटू V क्या? अंतिम वेग। यानी प्रारंभिक संवेग निकालना है तो द्रव्यमान में प्रारंभिक वेग का गुणा करिए और अंतिम संवेग निकालना है तो द्रव्यमान में अंतिम वेग का गुणा करिए। अंतिम संवेग निकालना है तो द्रव्यमान में अंतिम वेग का गुणा करिए। तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और ये हो जाता है संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 = अंतिम संवेग mv माइनस प्रारंभिक संवेग m। और इसको आप लिखते हैं डेल्टा P। किसी भौतिक राशि में परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं तो डेल्टा P = हो जाता है mv माइनस e। और आपको क्या देखना है? संवेग परिवर्तन और वस्तु पर आरोपित बल में संबंध। तो यहां से अगर हम देखें तो ये डेल्टा P में हम T से भाग देते हैं तो दोनों तरफ T से भाग देने पर क्या हो जाता है? डेल्टा P अपान T = mv माइनस U अपान T, mv माइनस U अपान T। और ये जो पार्ट है इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा P अपान डेल्टा T = mv माइनस U अपान T को आप लिख सकते हैं A।
तो क्या हो गया, यहां से आप संवेग परिवर्तन डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी। एक तो ये इक्वेशन आपका बन गया, और दूसरा बन गया संवेग परिवर्तन के दर। यहां से आप लिखेंगे कि संवेग परिवर्तन बराबर आरोपित बल गुणे समय, आरोपित बल गुणे समय। तो ये हमारा यहां से बन गया। और यहां से उठा करके लाए तो लिखते हैं संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपर डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाता है, आरोपित बल एफ, आरोपित बल। तो यहां से संवेग परिवर्तन की दर और आरोपित बल में संबंध मिल गया आपको, और यहां से संवेग परिवर्तन और आरोपित बल में संबंध मिला। तो अगर इसको हम लिखें तो लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में हुए परिवर्तन के दर के बराबर होता है, दर के बराबर होता है। तो ये हो गया वस्तु पर आरोपित बल एवं संवेग परिवर्तन के दर में संबंध। यहां से आप संवेग परिवर्तन और आरोपित बल में संबंध देख लिए, यहां से आप संवेग परिवर्तन की दर और आरोपित बल में संबंध देख लिए। और आगे आप देखेंगे कि आरोपित बल एवं समय के गुणनफल को हम आवेग भी कहते हैं। तो यहां से आपका हो जाता है संवेग परिवर्तन बराबर, इसको हम आवेग लिखते हैं, आवेग। ये एक चीज और हो गया, यानी संवेग परिवर्तन बराबर आवेग, संवेग परिवर्तन बराबर आरोपित बल गुणे समय, और यहां से संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू आरोपित बल। तो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर और आरोपित बल में क्या संबंध है, तो आप यहां तक आकर रुकेंगे। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि संवेग परिवर्तन और आवेग में क्या संबंध होता है, तो आप यहां से आकर रुकेंगे। तो ये हमारा हुआ किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं संवेग परिवर्तन में संबंध क्या होता है। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु पर आरोपित बल उसमें हुए संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो आज हमने संवेग परिवर्तन की दर और आरोपित बल में संबंध को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे WhatsApp नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे वीडियो क्लिप को यदि पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।